हेल्पर्स। दोस्तों आप में से बहुत लोगों को क्वेरी था कि अभी हाल फिलहाल में अलग अलग परीक्षाओं में 2025 में और शुरुआती 2024 के अंत में जो भी करंट अफेयर्स पूछे गए हैं उसको करवाए। तो दोस्तों ये वीडियो मैं आपके लिए लेकर आया, बहुत खोजने के बाद ये मुझे करंट अफेयर्स मिले अलग अलग, जिसमें मैंने आपको थंबनेल में दिखा दिया कहाँ कहाँ से मैंने करंट अफेयर्स को उठाया, उसको पढ़ा है, काफ़ी समय लगा है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं इस करंट अफेयर्स को। और आप अगर जानते हो तो पहले पॉज करके बनाइएगा, नहीं जानते तो सीखने का प्रयास कीजिएगा। सबसे पहला प्रश्न है, विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेट टॉप्ड द लेटेस्ट नीति आयोग फिजिकल हेल्थ इंडेक्स। देखिए ये प्रश्न जो होगा दोनों भाषा में होगा, हिंदी और इंग्लिश में। ये पूछा गया ओएसएससी जूनियर स्टेनोग्राफ 9 को जो एग्जाम हुआ 2025 में, बिहार के एग्जाम में भी पूछा गया। इसका हिंदी में पढ़ के आपको दिखा दे रहा हूँ। इनमें से कौन सा राज्य नीति आयोग के वित्तीय और स्वास्थ्य सूचकांक के शीर्ष पर रहा। तो दोस्तों इसका सबसे जो सही उत्तर होगा वो दोस्तों ओडिशा होगा, लेकिन इसके बारे में थोड़ा डिटेल जानते हैं। दोस्तों देखिए ये जो सूचकांक होता है, ये सूचकांक जारी किया जाता है नीति आयोग के द्वारा, जैसे आपको बताया गया है, यह देखे भी नीति आयोग के द्वारा जारी किया जाता है। और दोस्तों इस सूचकांक में मुख्य रूप से 18 जो मेजर स्टेट है जो इंडिया की इकोनॉमी में कंट्रीब्यूशन करते हैं, अपना योगदान देते हैं, खास करके जीडीपी को लेकर, डेमोग्राफी को लेकर, टोटल पब्लिक एक्सपेंडिचर को लेकर और जो वित्तीय स्टेबिलिटी है उसको लेकर, ये जो नीति आयोग होती है कैज के साथ मिलकर क्या करती है, इस डाटा को डेवलप करती है। कैज का मतलब हुआ कंप्यूटर ऑडिटर जनरल जो होते हैं उनके साथ। इस डाटा के हिसाब से एक अचीवर होता है, फ्रंट रनर होता है, परफॉर्मर होता है, एस्पायरेशनल होता है। मुख्य रूप से दोस्तों और ओडिशा जो है अचीवर है, और उसके जस्ट नीचे छत्तीसगढ़ आता है, गोवा, झारखंड, गुजरात। और दोस्तों परफॉर्मर में बिहार भी है और सबका रैंकिंग भी दिखाया गया है। तो दोस्तों टॉप जो अगर बात कीजिएगा, टॉप में ओडिशा रहा, दूसरे नंबर पे छत्तीसगढ़, तीसरे नंबर पे गोवा, चौथा नंबर पे झारखंड और गुजरात 5वें नंबर पे। एक बार आप लिस्ट देख लीजिए। और सबसे जो कम तालिका में शीर्ष से नीचे रहा है आप कह सकते हैं पंजाब, है ना। तो दोस्तों आपको ये बात समझ में आया होगा। और आगे हम अब बढ़ते, क्योंकि दोस्तों ज़्यादा डीप नहीं करेंगे, तो सीधा आप याद रखिएगा। मतलब नीति आयोग के फिजिकल हेल्थ इंडेक्स में ओडिशा टॉप किया है और टॉप बॉटम में पंजाब रहा है। ओके, अब दोस्तों आगे हम बढ़ते हैं। देखिए कुछ और विशेष बात मैं बताता हूँ। अगर किसी राज्य की कमाई ज़्यादा है, खर्च नियंत्रित है, कर्ज कम पर निवेश ज़्यादा है, तो दोस्तों उस राज्य को सरकार देख रेख करती है। मान लीजिए आप ही हैं, कमाई ज़्यादा करते हैं, बचा ज़्यादा लेते हैं, उसके बाद आप अपने परिवार का डेवलपमेंट भी कर रहे हैं, तो ऑब्वियस है आप लोगों की नज़र आप पे जाएगी। उसी तरह से सरकार की नज़र जाती है, खास करके ये देखा किस में जाता है, ये देखा जाता है राजस्व में, खर्च में, कर्ज में, फिजिकल डेफिसिट में और इन्वेस्टमेंट में। तो मैं ज़्यादा डीप नहीं जा रहा हूँ, आगे मैं बढ़ता हूँ। देखिए अगला प्रश्न है, अप्रैल 2025 में अंतर्राष्ट्रीय युवा सम्मेलन किस स्थान पर आयोजित किया गया। दोस्तों मैं आपको बता दूं, अप्रैल 2025 में जो अंतर्राष्ट्रीय युवा सम्मेलन है ये दोस्तों सिक्किम में स्थापित किया गया, मतलब मनाया गया, माफ़ी चाहता हूँ। इंग्लिश में एट विच ऑफ द फ्लोइंग प्लेसेस इंटरनेशनल यूथ कॉन्क्लेव्स वाज हेल्ड इन अप्रैल 2025। तो दोस्तों सिक्किम में हुआ था। इसके डिटेल में हम चर्चा करेंगे, अभी थोड़ी देर आप रुक जाइए। उसके बाद अगला जो प्रश्न है, इनमें से किसे 2025 में पद्म विभूषण पुरस्कार दिया गया। मैं आपको एक बात बता दूं, ये सारे के सारे पीवाईक्यू प्रश्न पूछे गए हैं हाल के एग्जाम में, तो आप किसी भी प्रश्न को लाइटली मत लीजिएगा, है ना। तो दोस्तों आपको पता है कि पद्म विभूषण पुरस्कार किनको मिला, तो ओसामू सुजुकी को मिला है पद्म विभूषण पुरस्कार, और भी आगे हम चर्चा करेंगे, है ना। अगला प्रश्न है, छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य के लिए सर्वोच्च न्यायालय ने कौन सा संस्था गठित की है। देखिए दोस्तों छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य के लिए दोस्तों राष्ट्रीय टास्क फोर्स की गठन की गई है, और थोड़ा सा आप इसके बारे में डिटेल कर लेते हैं। देखिए ये जो दोस्तों इंटरनेशनल यूथ कॉन्क्लेव जो हुआ है, ये खास करके टूरिज्म डेवलपमेंट के लिए हुआ है ना, आप देख भी सकते हैं, और सिक्किम में हुआ है। और वेन्यू क्या था, यागांग हेल्पीड नामची डिस्ट्रिक्ट सिक्किम। 3 दिन का ये इवेंट था। ओके, चूँकि मैंने ये PIB से इसको कॉपी किया है और यहाँ पे रखा है, काफ़ी ज़्यादा मेहनत मैंने किया, तो आपको इसका नोट्स मैं दे दूँगा। इसका इनॉग्रेशन करने वाले थे चीफ मिनिस्टर प्रेम सिंह तमंग। ओके, इसके बाद दोस्तों ये 12 से 14 अप्रैल 2025 तक चला। ऑर्गेनाइज किसके द्वारा किया गया था, YTDC सपोर्टेड बाय गवर्नमेंट ऑफ सिक्किम। सिक्किम के गवर्नमेंट ने सपोर्ट किया, ऑर्गेनाइज किया YTDC। देखिए दोस्तों आपके साथ जो है ये पूछ सकता है, खास करके जो है स्टेटमेंट टाइप के क्वेश्चन में, कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इंटरनेशनल यूथ कॉन्क्लेव, इट इज़ अ टूरिज्म डेवलपमेंट कॉन्क्लेव, इट इज़ अ, और भी कुछ नाम से ये पूछ सकता है। तो आप पूरा देखिए, समझिए। देखिए इसका ऑर्गेनाइजर मैंने बोला डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म, गवर्नमेंट ऑफ सिक्किम, और सपोर्ट किया गया यंग टूरिज्म डेवलपमेंट कमेटी YTDC। अच्छा, इसका थीम क्या था, इसका थीम था सेलिब्रेटिंग सिक्किम्स 50 ईयर्स ऑफ स्टेटहुड, ध्यान रखिएगा। और इसमें पार्टिसिपेंट कौन थे, फ्रॉम अक्रॉस इंडिया प्लस भूटान, ईरान और नेपाल।
यूथ लीडर्स, टूरिज्म एक्सपर्ट्स और ग्लोबल डेलीगेट्स थे। स्टेट वाइज भी आपसे पूछा जा सकता है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या था दोस्तों? हाईलाइट सिक्किम जर्नी इन सस्टेनेबल टूरिज्म एंड कल्चरल प्रिजर्वेशन, यानी कैसे ये कल्चर को बचाते हैं, कैसे टूरिज्म को आगे लेकर जाते हैं। फ्यूचर टूरिज्म के बारे में बात इन्होंने करा, रीजनल ग्रोथ के बारे में, और उसके बाद यांगांग के डेस्टिनेशन को इमर्ज करने की, यानी उसको और लाइमलाइट में लाने के लिए ये फोकस था दोस्तों। कई सारे इसके कारण थे। अब हमने समझ लिया इंटरनेशनल यूथ कॉन्क्लेव कहाँ पर हुआ, सिक्किम में हुआ। और इसके बाद हमने देखा खास करके टूरिज्म जो है डेवलपमेंट कॉन्क्लेव है। इसके अलावा दोस्तों जो है ये जो है 12 से 14 अप्रैल के बीच में 2-3 दिन का हुआ, तो ऐसे करके भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। अब दोस्तों मैंने आपको पद्म विभूषण के बारे में बताया था, जो कि ऑलरेडी हमने यहाँ क्वेश्चन करा था कि पद्म विभूषण जो है भाई साहब पुरस्कार 2025 इसमें से किसको मिला है। तो ये कल ऐसे भी पूछ सकते हैं, तो मैं आपको बता दूं, देखिए 2025 में 7 हस्तियों को पद्म विभूषण मिला है ना। इसमें से बहुत सारे ऐसे हस्ती थे जिनको मरणोपरांत यानी पोस्थोमियस भी मिला है। अब मैं आपको कुछ उसके नाम बता दे रहा हूँ। देखिए अगर आप देखिएगा, शारदा सिन्हा जो है इनको मरणोपरांत मिला है। बिहार की लोक गायिका हैं, ठीक है, छठ गीत के लिए प्रसिद्ध हैं। इनके बिना छठ बिहार में होता नहीं है। इसके बाद ओसामा सुजुकी, इनको भी मरणोपरांत मिला है। ये ट्रेड और इंडस्ट्री से संपर्क इन्हें रखते हैं, जापान के ये हैं। एमटी वासुदेवन नायर, इनको भी मरणोपरांत मिला है। और लिटरेचर और एजुकेशन केरला के लिए इनको मिला है, ठीक है। लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम आर्ट म्यूजिक के लिए कर्नाटक को के हैं, ये इनको मिला। एक बार आप गूगल करके इनके बारे में थोड़ा जान लीजिएगा किससे ये रखते हैं अपना संबंध। कुमुदिनी रजनीकांत लाखिया, ये आर्ट से हैं, गुजरात से हैं, ये मतलब आर्ट इनका फील्ड है। और कुमुदिनी लेखिया काफ़ी प्रसिद्ध है ना, आप एक बार जरूर देखिएगा गूगल पे जाकर। जस्टिस रिटायर्ड जगदीश सिंह खेकर पब्लिक अफेयर्स चंडीगढ़ के हैं। उसके बाद नागेश्वरम रेड्डी मेडिसिन है तेलंगाना के। अब देखिए इसमें मुख्य रूप से आपसे ये पूछ सकता है पद्म विभूषण कितने लोगों को मिला है, 7 लोगों को मिला है। आपसे ये भी पूछा सकता है मरणोपरांत कितने लोगों को मिला है, तो मरणोपरांत देखिए 1, 2 और 3 व्यक्ति को मरणोपरांत यानी 3 पर्सन्स को मिला है, जिसमें से आपके जो है एक फीमेल भी थी। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है अगर वो उनका मन फिरा तो भाई फीमेल कौन थी। और आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि शारदा सिन्हा को मरणोपरांत पद्म विभूषण 2025 में मिला, ये किस फील्ड से संबंधित है, किस क्षेत्र से संबंधित है दोस्तों? आर्ट। किस राज्य से है? तो बिहार। तो आगे हम दोस्तों आप बढ़ते हैं। तो ऑलरेडी हम इस क्वेश्चन को डिस्कस कर चुके हैं, हमारे सामने जो भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है। अब दोस्तों देखिए मैंने आपको इसके बाद बताया था किस चीज़ के बारे में, मानसिक स्वास्थ्य के बारे में, खासकर के राष्ट्रीय टास्क फोर्स जिसको लगाई थी। देखिए सुप्रीम कोर्ट छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य पर एक निर्देश जारी किया है। राष्ट्रीय टास्क फोर्स मानसिक स्वास्थ्य और आत्महत्या रोकथाम के लिए गठित की गई है, ठीक है। राष्ट्रीय टास्क फोर्स किस लिए गठित की गई? तो ताकि बच्चे जो आत्महत्या कर लेते उनके लिए गठित की गई, उनका मानसिक स्वास्थ्य को सुधारा जाए। और ये मौलिक अधिकार है हमारा मानसिक स्वास्थ्य। आपसे पूछा जा सकता है हमारा मेंटल हेल्थ जो है किस आर्टिकल में है, और तो याद रखिएगा मेंटल हेल्थ जो हमारा है, ओके दोस्तों, ये आर्टिकल 21 को संबोधित करता है। हमारे संविधान में फंडामेंटल राइट्स जो है मौलिक अधिकार 12 से 35 हैं, और इस संविधान के भाग 3 में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सभी शैक्षणिक संस्थान में नीति लाया जाए, एक यूनिफॉर्म मेंटल हेल्थ पॉलिसी बच्चों के लिए, काउंसलर अनिवार्य हो, 100+ छात्र वाले संस्थान में कम से कम एक योग काउंसलर मनोचिकित्सक हो, यानी कि कम से कम जो वहाँ पर जो जिसमें 100 से अधिक बच्चे, एक काउंसलर उनको रखना होगा ताकि बच्चों का मनोभाव पढ़ सके, क्या उन पर बीत रहा है उनको देख सके। कई सारे इसमें बात थी। आप दबाव से बचाव, सुरक्षित वातावरण, कोचिंग संस्थान केंद्र सरकार पर जिम्मेदारी है, ठीक है। तो ये चीज़ें थी। तो आगे हम बढ़ते हैं। अब अगला क्वेश्चन है, देखिए वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2025 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा देश दुनिया का सबसे खुशहाल देश है? देखिए आपको पता है जो नार्डिक कंट्रीज़ हैं वही इसमें टॉप करते हैं। तो चलिए एक बार इसको देख लेते हैं। और आप तो ये बता ही देंगे, बहुत आसान प्रश्न है, लेकिन थोड़ा सा डिटेल देखते हैं। देखिए वेल बींग रिसर्च सेंटर, यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड और यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन इस रिपोर्ट की फैक्टर देखती है, जारी करती है। इस रिपोर्ट यानी खासकर की किस रिपोर्ट की बात कर रहे थे? वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट की। इसका थीम जो है वो है केयरिंग एंड शेयरिंग थीम में। देखिए अगर मैं आपको बात करूँ, भारत का जो 147 देश है उसमें 118वां रैंक है 2025 में। 2024 में इसका रैंक भारत, माफ कीजिएगा, अपने प्रिय भारत का 126 था, यानी कि कहीं ना कहीं रैंक में इंप्रूवमेंट हुआ है। क्लियर है बात? अफगानिस्तान टॉप में नीचे है, इनसे भी नीचे बहुत सारे, लेकिन अपने हिसाब से अफगानिस्तान नीचे है। मेनली हमको अपने पड़ोसी देश को भी देखना होगा। आपको मैं टास्क देता हूँ कि आप बांग्लादेश, म्यांमार और उसके बाद चीन, इनका आप जरूर देख लीजिएगा कि ये हेल्थ सूचकांक में, माफ कीजिएगा, हमारा हैप्पीनेस इंडेक्स में इनका क्या रैंक रहता है। पाकिस्तान का भी जरूर देखिएगा, है ना। आपको मैं हिंट देता हूँ, पाकिस्तान भारत से डैश डैश है।
देखिए ये देखा क्या जाता है, जीडीपी पर कैपिटा, सोशल सपोर्ट कितने हैं, हेल्थ लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितने हैं, उदारता कितने हैं, करप्शन के बारे में क्या विचार है, ये सब भी देखा जाता है। तो चलिए हम इसके आधारित कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए अब पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट एन इंडिकेटर यूज्ड इन वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट रैंकिंग। देखिए अब एग्जाम में आपका रैंकिंग वैंकिंग नहीं पूछता, वो घुमा के पूछता है, जैसे स्टेनो में पूछा हुआ था इस टाइप का क्वेश्चन कि भाई वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में मतलब कौन सा इंडिकेटर जो है रैंकिंग को नहीं मतलब निर्धारित करता या रैंकिंग में नहीं आता है। जीडीपी पर कैपिटा हमने देखा, सोशल सपोर्ट भी देखा, हमने फ्रीडम टू मेक लाइफ चॉइसेस भी देखा, तीनों का तीनों इंडिकेटर, लेकिन एक्सेस टू डिजिटल टेक्नोलॉजी ये नहीं है इंडिकेटर, तो ये डी नंबर ऑप्शन से होगा। इन द वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2025 इंडिया रैंक इज, आप बताइए क्या हुआ। आपको डायरेक्ट पता है कि भाई 118 रैंक है, लेकिन ये पूछ नहीं रहा है, ये यहाँ पूछ रहा है कि इंडिया का रैंक क्या हुआ है 2024 के कंपेयर में, इंप्रूव हुआ है, डिक्लाइन हुआ है, सेम रहा है, और टॉप 100 की लिस्ट में चला गया था। आपको मैं बता दूं कि 2024 के कंपेयर में इंप्रूव हुआ, क्योंकि 2024 में 126 रैंक था इंडिया का हैप्पीनेस इंडेक्स में, अब 118 हुआ, मतलब 118 हुआ। इसका मतलब हुआ कि भारत का रैंक इंप्रूव हुआ। थोड़ा सा हम स्पीड बोल रहे हैं ताकि ज़्यादा क्वेश्चन कर सके। उसके बाद हम आगे बढ़ते, इस क्वेश्चन का आप आंसर जरूर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, देखिए कि कबड्डी खेल में प्रत्येक टीम में से एक समय में मैदान पर कितने खिलाड़ी खेलते हैं, तो सात खिलाड़ी खेलते हैं, याद रखिएगा। अरबपति इलॉन मस्क जो हाल में अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन में वरिष्ठ सलाहकार के रूप में शामिल हुए, इनमें से किसका मालिक है। स्टारलिंक का मालिक है ये, स्पेस एक्स का भी मालिक है, टेस्ला की भी मालिक है, यानी उपरोक्त सभी इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम बात करते हैं फरवरी 27 2025 के जारी संयुक्त राष्ट्र द्वारा अनिवार्य सतत विकास लक्ष्य SDG, यानी कि जिसको कहते हैं SDG का मतलब हुआ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में गोल्स के रिपोर्ट के अनुसार भारत 16 SDG में डैश पिछड़ गया है। तो दोस्तों 9 में पिछड़ गया है। तो दोस्तों 9 है यहाँ ऑप्शन में 9। चलिए इसके बारे में थोड़ा डिटेल जान लेते हैं। चलिए देखिए 1 मिनट दोस्तों, कहाँ गया भाई साहब, 1 मिनट दोस्तों। देखिए इसमें कई सारे इसके इंडिकेटर होते हैं, ठीक है, इसके इंडिकेटर में कई सारे होते हैं, ठीक है, और उस इंडिकेटर के हिसाब से हम इसे दिखाते हैं। देखिए अगर मैं आपको बात करूं भारत में SDG की स्थिति आधार पर स्टेट ऑफ स्टेट्स रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत में 16 में से 9 SDG लक्ष्य में पिछड़ रहा है। विशेष रूप से SDG 1 गरीबी उन्मूलन, SDG 6 स्वच्छ जल और स्वच्छता, SDG 14 समुद्री जीवन जैसे लक्ष्य महत्वपूर्ण अंतराल हैं। तो यह रिपोर्ट बेसिकली उल्लेख करता है SDG 1 के तहत अत्यधिक गरीबी उन्मूलन के लिए कोई मापदंड नहीं है, लेकिन इस पर हम ज़्यादा जोर नहीं करते हैं, ठीक है। हम मुख्य रूप से अगर इतना जोर करेंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इस पर हम और रिसर्च कर सकते थे, लेकिन मेरा मेन मोटो है कि हम ये देख ले भाई साहब भारत में SDG में मतलब 9 पीछे चला गया है। अब अगला क्वेश्चन है, ये तो हो ही गया। द UN बैक्ड इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ICC इशूड अरेस्ट वारंट फॉर द प्राइम मिनिस्टर। अच्छा ये तो बहुत पॉपुलर सवाल है। इजराइल, आपको मालूम होगा, संयुक्त राष्ट्र समर्थित अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय ने युद्ध अपराध और मानवता के खिलाफ अपराधों के आरोप का हवाला देते हुए निम्नलिखित में से किस देश के प्रधानमंत्री गिरफ्तारी वारंट जारी किया। तो ये इजराइल, आपको मालूम भी होगा, इजराइल के प्रधानमंत्री जो बेंजामिन नेतान्याहू उनका नाम था कुछ, उनके खिलाफ ये जो है जारी हुआ था। लिबिया टिबिया होगा नहीं, रूस होगा नहीं, सूडान होगा नहीं, तो इजराइल ही सही है ना। अच्छा ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, करंट अफेयर्स में आया हुआ है। हिंदी भाषा की ऐतिहासिक एक्शन फिल्म छावा, जिसने हाल में ही इतिहास पर तीखी बहस छेड़ दी है, किसके जीवन पर आधारित है। तो आइए आप आंसर भी दे देंगे अगर आप फिल्म देखे होंगे। चलिए इसको थोड़ा देख लेते हैं। देखिए ये है छावा, आपको पता होगा, और इसके जो है छावा के बारे में देखिए। छावा 2025 के हिंदी ऐतिहासिक एक्शन फिल्म है, जिसमें लक्ष्मण उतरेकर निर्देशित किए हैं। इसके मतलब डायरेक्टर कौन है, लक्ष्मण उतेकर। और यह फिल्म मराठी उपन्यास छावा, देखिए एक मराठी में एक उपन्यास है जिसका नाम छावा है, जिसके लेखक है शिवाजी सांबत पे आधारित है। फिल्म छत्रपति संभाजी महाराज के जीवन पर और मुगल साम्राज्य के खिलाफ उनके संघर्ष को दिखाता है। यानी कि ये फिल्म किन पे आधारित है, छत्रपति संभाजी महाराज। तो मेरे सामने ऑप्शन क्या है, छत्रपति संभाजी महाराज। कहाँ है, छत्रपति संभाजी महाराज, ठीक है, पे आधारित है ये फिल्म। और इसके अलावा दोस्तों कुछ और बात मैं आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है, जो है ये इनका संघर्ष मुगलों के खिलाफ था। यहाँ पर इंग्लिश में लिखा हुआ है, ये थोड़ा सा आप पढ़ लीजिएगा, और इस पर हम ज़्यादा जोर नहीं करेंगे, आगे बढ़ते हैं। और कोई क्वेश्चन छूटा तो नहीं, ऐसा तो कोई क्वेश्चन छूट नहीं रहा है। ये हो गया, ये हो गया, ये पूरा हो गया, ये भी हो गया, और कबड्डी वाला मैंने आपको बता ही दिया था। आगे बढ़ते हैं, चलिए ठीक है। देखिए आप देखिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ। निम्नलिखित में किस राज्य ने स्कूलों में नामांकन के लिए परमानेंट एजुकेशन नंबर PEN
का अनिवार्य कर दिया है। दोस्तों अब हम लोग तो ये जानते हैं, बाकी आप लोग ये जानते हैं कि नहीं, ये बताइएगा। अगला क्वेश्चन हम आपसे पूछते हैं या आप आंसर दीजिए। एक मिनट दोस्तों, देखिए अगला क्वेश्चन है फरवरी बहुत इंपॉर्टेंट, ये मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। फरवरी 2025 में गूगल कंपनी भारत के बेंगलोर शहर में अपना सबसे बड़ा कैंपस किस नाम से खोला? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, इनका कैंपस का नाम है अनंत, राइट। हम इसको डिस्कशन भी करेंगे डिटेल में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों देखिए अगला क्वेश्चन है ऑपरेशन डेविल हंट के संबंध में सत्य कथन है। देखिए पहले हम इस दोनों ऑपरेशन को समझ लेते हैं। ये ऑपरेशन डेविल हंट क्या है? देखिए ऑपरेशन डेविल हंट जो है वो एक सिग्निफिकेंट एंड ऑनगोइंग नेशन वाइड सिक्योरिटी ऑपरेशन लॉन्च किया गया था इंटरिम गवर्नमेंट किसके द्वारा? बांग्लादेश का, फरवरी 8 2025 में। ये ऑपरेशन इनिशिएट किया गया था रिस्पॉन्ड टू एस्केलेटिंग वायलेंस एंड अनरेस्ट पार्टिकुलरली फॉलोइंग अ वायलेंट अटैक ऑन स्टूडेंट्स एंड सिविलियंस इन गाजीपुर ऑन फरवरी 7 2025। द इंटरिम गवर्नमेंट लेड बाय मोहम्मद यूनिस एम्स टू रिस्टोर लॉ एंड ऑर्डर बाय टारगेटिंग क्रिमिनल एलिमेंट्स एसोसिएटेड विद द डिपोज्ड अवामी लीग रेजिम। बहुत सारा इसका देखिए मैंने बहुत सारे रिसोर्सेस यूज किया इसमें, आप देख सकते हैं, है ना। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, क्योंकि कम समय में हम ज़्यादा करेंगे। तो ऑपरेशन डेविल हंट बेसिकली कहा गया है कि हाँ ये 8 फरवरी को लॉन्च नहीं किया गया था, 7 फरवरी को लॉन्च किया गया था। इसका मतलब ये ऑप्शन गलत हो गया। अब ये देखिए ये कहा जा रहा है कि ये ऑपरेशन जो था यह बांग्लादेश के अंतरिम यूनिट सरकार द्वारा शुरू किया गया। ये बिल्कुल सही है। अगर ये गलत है 8 फरवरी वाला, तो ये गलत है। इसका मतलब उपरोक्त में सभी भी गलत है। ये ऑपरेशन शेख हसीना समर्थकों की तलाश में नहीं, ये ऑपरेशन उनके तलाश में नहीं था, कि डिटेल में बता दूं। टू अरेस्ट इंडिविजुअल इन्वॉल्व इन क्रिमिनल एक्टिविटीज एंड डिसमेंटल नेटवर्क्स लिंक फॉर्मर आवामी लीग गवर्नमेंट। स्कोप क्या था कि नेशन वाइड कंडक्ट किया गया था ज्वाइंट फोर्स द्वारा मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स बांग्लादेश पुलिस, रैपिड एक्शन बैटल मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस बांग्लादेश आर्म फोर्सेस, इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल एंड इंटरनल पोल एंड पार्टिसिपेटिंग। तो ये दोस्तों आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा इसका, कि यह बांग्लादेश के अंतरिम यूनिट सरकार द्वारा शुरू की गई थी। अच्छा, आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी 2025 में मैन ऑफ द सीरीज किस खिलाड़ी को दिया गया? आपको पता होगा आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी में भारत, आपको पता होगा, ने न्यूजीलैंड को हराया, और इसके जो है रचिन रविंद्र बने इसके जो है मैन ऑफ द सीरीज। उसके बाद दोस्तों देश में पहला बाल कैंसर अस्पताल स्थापना की गई। दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये बाल कैंसर जो है ये खास करके देश में, खास करके इसमें देश का सेंस होता है बिहार। इस क्वेश्चन को आप छोड़ दीजिए, आप अगर कोई स्टेट एग्जाम की तैयारी नहीं कर रहे हैं तो आप इस क्वेश्चन को छोड़ दीजिए। सर्वाधिक ग्रैंड स्लैम मैच खेलने वाले खिलाड़ी हैं, तो उनका नाम है नोवाक जोकोविच। ये तो आपको पता ही होगा, ये बहुत इजी प्रश्न है। बिहार के कला के क्षेत्र में 2025 में श्रीमती शारदा सिन्हा मरणोपरांत किस पुरस्कार से सम्मानित की गई है? देखिए आपने जो पीछे पढ़ा था उनको पद्म विभूषण मिला है। सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए विजडन क्रिकेट्स ऑफ वर्ल्ड 2025 से संबंध किससे है? तो दोस्तों जसप्रीत बुमराह और स्मृति मांधाना को विजडम क्रिकेट्स ऑफ वर्ल्ड 2025 से संबंध रखते इनको दिया गया। अब आगे चर्चा करेंगे। 11वीं ब्रिक्स पर्यावरण मंत्री बैठक 3 अप्रैल 2025 को आयोजन हुआ, तो ये ब्रासीलिया में आयोजन हुआ। दोस्तों चलिए आगे देख लेते हैं। देखिए ध्यान से समझिएगा। देखिए मैंने महावीर कैंसर अस्पताल के बारे में छोड़ा था, वो फुलबार शरीफ में है, ठीक है, इसको आप पढ़ लीजिए। इस पर हम ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे, बच्चों के लिए कैंसर उपचार इसमें समर्पित है। देखिए 11वां ब्रिक्स इन्वायरमेंटल मिनिस्टर्स मीटिंग जो हुआ था 3 अप्रैल 2025 को ब्रासीलिया में हुआ था। ब्रासीलिया का है ब्राज़ील में, अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ द फेडरेटिव रिपब्लिक ऑफ ब्राज़ील। दिस मीटिंग वाज कन्वेन्ड अहेड ऑफ 17 ब्रिक्स समिट, जो 17वां ब्रिक्स समिट होने वाला है उसके संदर्भ में लिया गया था, ठीक है। 4 जुलाई 25 एंड द यूएन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस COP30 टू बी होस्टेड पता नहीं बेलिम कुछ करके ब्राज़ील। याद रखिएगा ये नवंबर में होने वाला है। कौन? COP30 कहाँ पर होने वाला है? नवंबर में। ये भी आपके करंट अफेयर्स में है 2025 में। देखिए दोस्तों मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ, मुझे डिटेल पता है लेकिन मैं ज़्यादा डिटेल नहीं जाता हूँ, कारण है कि समय खराब होगा, है ना, तो मैं उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। बाकी आप इससे अपना समझ सकते हैं, है ना। आप इसका PDF कहिएगा तो हम PDF भी दे देंगे। इसमें से कोई क्वेश्चन छूटा तो नहीं छूटा। आगे दोस्तों हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है। हाँ एक क्वेश्चन मैंने छोड़ दिया, किस राज्य की सरकार ने स्कूल में नामांकन के लिए परमानेंट एजुकेशन नंबर अनिवार्य कर दिया है? दोस्तों परमानेंट एजुकेशन नंबर जो है आपको पता होगा, हम लोग जो है किस क्षेत्र से हैं, हम लोग हैं क्षेत्र हैं बिहार से, ठीक है। आप लोग किस क्षेत्र से हैं? क्या आपके इलाका में ये परमानेंट एजुकेशन नंबर जो है जारी किया गया या नहीं किया गया है? तो देखिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, ये आपका काम है, लास्ट में मैं बता दूंगा। आगे बढ़ते, 1 मिनट दोस्तों, सॉरी। चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन का हवाला करते हैं।
देखिए मैंने फरवरी 2025 में इसका भी आंसर लिख के रखा है। देखिए फरवरी 2025 में गूगल जो है इनोग्रेट किया इसका नया कैंपस बेंगलुरु में, जिसका नाम था अनंता। अनंता का मतलब ये संस्कृत वर्ड है जिसका मतलब होता है इनफाइनाइट, लिमिटलेस, है ना। और उसके बाद जो है बहुत सारा इसमें है। तो दोस्तों देखिए दोस्तों यहाँ पर जो है जो पेन प्रणाली है जो आप ध्यान से अगर देखिएगा तो अलग अलग राज्य में लागू किया गया है, लेकिन यहाँ पर है बिहार, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश और केरल। तो कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य ने स्कूलों ने नामांकन के परमानेंट एजुकेशन नंबर अनिवार्य कर दिया है। तो दोस्तों अगर मैं आपको बात बता दूं, ठीक है, कि देखिए अगर फिलहाल बात किया जाए, ठीक है, तो छोड़िए इसको, मैं ज़्यादा नहीं डिस्कशन करूँगा। तो दोस्तों आज के लिए हम इतना ही शिफ्टिंग करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे एक क्वेश्चन आपको छोड़ के जा रहे हैं, ठीक है, ये पेन को लेकर। चूंकि ये क्वेश्चन जो है ना आसान है, लेकिन थोड़ा सा इस पर आपको रिसर्च करना पड़ेगा, तभी आप जवाब दे पाइएगा, है ना। ये मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, है ना। और अगर आपसे नहीं होगा तो मैं कॉमेंट इसका पिन कर दूंगा, आप उसका आंसर दे दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। क्या आप चाहते हैं इसी प्रकार का वीडियो आए तो आप कॉमेंट जरूर कीजिएगा।